मैं वेलकम करता हूँ अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगिनर के थर्ड लेक्चर में, जो स्पेशली डिजाइन है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए। इस थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्ट में सबसे पहले हम पाइथन कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश के डिफरेंट 26 लेटर्स हैं, इन लेटर्स से मिलाकर हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पाइथन ने 35 कीवर्ड दिए हैं, जिनकी हर कीवर्ड की एक मीनिंग है, पर्टिकुलर मीनिंग है। इन कीवर्ड को कंबाइन करके हम सेंटेंस लिखते हैं। वो सेंटेंसेस जो मशीन या फिर आगे चलकर जिसको पाइथन के हम लोग कोड कहते हैं, जिसको मशीन आसानी के साथ समझ लेती है। तो अब ये जो 35 कीवर्ड्स हैं, ये आप देखें मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इन 35 कीवर्ड में तमाम के तमाम कीवर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, सिवाय तीन के, फॉल्स, नॉन और ट्रू। ये सिवाय कैपिटल से स्टार्ट होंगे, बाकी तमाम के तमाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। अब ये देखिए 35 कीवर्ड की मीनिंग क्या है, इनको इस वक्त याद करना नहीं, इसमें मत पड़े आप। अभी अभी आप बिगनर हैं, हो सकता है कि आप बिगनिंग के इस कोर्स में ये तमाम के तमाम कीवर्ड यूज भी ना करें। देखिए इनमें से जो जो कीवर्ड हम यूज करते जाएंगे, हम उसी वक्त उसकी मीनिंग भी आपको बताते रहेंगे। इस वक्त याद करना, हो सकता है इस वक्त आप कंफ्यूज होंगे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस स्टेज पर ये करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 35 कीवर्ड पाइथन में जो यूज हो रहे हैं वो क्या है, ताकि आप उनको आइडेंटिफायर या वेरिएबल में यूज ना करें। इन कीवर्ड को आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए। आगे देखिए पाइथन वेरिएबल्स क्या होते हैं। पाइथन में जब भी हम कोई वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं, तो वैल्यू हमेशा मेमोरी लोकेशन पे जाकर स्टोर होती है। अब मैं उसको कहूं ये मेमोरी लोकेशन 1011 इस तरह के अगर मैं टर्म यूज करता हूं, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको समझाने के लिए जहां पर मेरा डाटा पड़ा हुआ है, मौजूद है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक आसान सी टर्म यूज करूंगा। वो टर्म वेरिएबल कहलाएगी। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है कि अ वेरिएबल इज अ नेम दैट refers to a value stored in memory। तो मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर होती है, उस लोकेशन को, उस मेमोरी पे जो डेटा मौजूद है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वेरिएबल, यहाँ डायग्राम देखें, डेटा है और इस डेटा को मैंने मेमोरी में कहीं ना कहीं रखा हुआ है, उसकी लोकेशन को वेरिएबल कहा हुआ है समझाने के लिए आपको। ये वेरिएबल चेंज होता है, यानी एक इसकी वैल्यू फिक्स हो भी सकती है और एक प्रोग्राम में चेंज भी किया जा सकता है। इस वाली बात को आप थोड़ी देर के लिए रोके, मैं आगे आपको जब प्रोग्राम लिखूंगा अभी आज के लेक्चर में, तो ये बात क्लियर हो जाएगी। बाकी आप वेरिएबल जब डिफाइन कर रहे हो, लिख रहे हो, तो कुछ इसके रूल होते हैं जिनको आप अभी अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि आप वेरिएबल को गलत ना लिखें। वेरिएबल कभी भी नंबर से या लेटर से स्टार्ट नहीं होते। हमेशा वेरिएबल किसी लेटर से स्टार्ट होंगे, डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे। आप अंडरस्कोर बिल्कुल लिख सकते हैं, अंडरस्कोर आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, मिड में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई कीवर्ड या रिजर्व वर्ड या कोई फंक्शन का नाम है, आप उनको कभी भी वेरिएबल के तौर पर या आइडेंटिफायर के तौर पर नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा कि कभी भी आप अपने वेरिएबल को नंबर से, न्यूमेरिक वैल्यू से या इंटीजर वैल्यू से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 4 4HD, इसका मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक वेरिएबल का नेम 4 से, तो ये इसको पाइथन का इंटरप्रेटर एरर दे देगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं H 4 और D, तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आप नंबर को यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। हाँ, मिड में आप स्टार्ट कर सकते, लिख सकते हैं, लास्ट में आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ वेरिएबल के रूल हैं जो अभी हम जब कोड लिखेंगे आज के इस लेक्चर में, तो हमें इनको फॉलो करना पड़ेगा। गार्बेज कलेक्शन क्या होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखें हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि गार्बेज कलेक्शन आपसे मैन्युअली करवा रही होती हैं, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन हो जाता है। फॉर्चुनेटली आप पाइथन कर रहे हैं, पाइथन इस तरह के तमाम लेबर वर्क जो है वो अपने जिम्मे ले लेता है, और आप यानी प्रोग्रामर को सिर्फ एनालिटिकल स्किल आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आप एल्गोरिथम बना सकें एक प्रोग्राम के लिए, आपका इस लेवल पे काम है। बाकी जो काम ये सर्वर लेवल का या लेवल लेवल का काम खुद कर देता है। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? देखिए गार्बेज कलेक्शन में हमने आपसे यहाँ पर एक टर्म लिखी भी है कि रेफरेंस काउंटिंग। ये रेफरेंस काउंटिंग एक टेक्निक होती है, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया दे दूंगा मैं। देखिए एक स्लाइडली से आपको मैं इसका ओवरव्यू दूंगा कि गार्बेज कलेक्शन कैसे हो रही है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी ऑब्जेक्ट है, यानी अगर मैं वेरिएबल की बात करूं या कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी है वहां मौजूद है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस उसका मौजूद होगा, तभी तो वो वैल्यूएबल है। अगर रेफरेंस मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो चीज, वो वेरिएबल मेरे लिए यूजलेस है। यानी उस ऑब्जेक्ट को अब मैं अगर अपने पास रख रहा हूं, तो मैं मेमोरी को ऑक्युपाई कर रहा हूं, मैं एक जगह को फिल कर रहा हूं, उसमें काम की चीजें फिर कैसे आएंगी, वो चीज भर जाएगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे ऑब्जेक्ट को जिनका रेफरेंस मौजूद नहीं है या वैलिड रेफरेंस मौजूद नहीं है,
उनको सबको कलेक्ट करके डिलीट कर देता है, यानी हमारी मेमोरी को एम्प्टी कर देता है फॉर यूजेबल वर्क। ये प्रोसेस कहलाता है गार्बेज कलेक्शन। तो पाइथन तो चूंकि ऑटोमेटिक करता है गार्बेज कलेक्शन, लेकिन इस तरह जावा भी है, ये भी ऑटोमेटिक कर रहा होता है। लेकिन सी के अंदर अगर आप देखें तो सी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं करता, इसमें मैलोक और इस तरह के कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि हम मैनुअली जिनको यूज करते हुए गार्बेज कलेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा है, वेरिएबल जो यूज नहीं होते तो उसको पाइथन ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है, सफाई कर देता है, गार्बेज को कलेक्ट करके फेंक देता है, किन गार्बेज को जिनके रेफरेंस वैलिड रेफरेंस मौजूद नहीं होते। ड्राई रन अ सॉफ्टवेयर एक टर्म है जो अक्सर प्रोग्रामर इसको यूज करते हैं और बड़ी जबरदस्त तरीके से। देखिए होता यह है कि जब मैं एक प्रोग्राम को लिख रहा होता हूँ, लिखने के बाद उसको अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर पर रन कर रहा हूँ तो ये हमारे ड्राई रन नहीं है। मैं उसको कागज के ऊपर, जिस तरह मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक पेन है और एक रजिस्टर है, मैं इस रजिस्टर पे कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रोग्राम मैंने बनाया, प्रोग्राम बनाने के बाद मैं ये देखना चाहता हूँ उस प्रोग्राम का फ्लो सही है, मैं उसको प्रोग्राम को लिख लूंगा कहीं पर। लिखने के बाद कहाँ लिखूंगा? कागज पे लिखूंगा यकीनन। लिखने के बाद मैं उस पर सोचूंगा कि मेरे कोड ठीक है, फ्लो सही है, वेरिएबल का आउटपुट क्या आना चाहिए। तो ये तमाम जो काम कर रहा हूँ ये मैं ड्राई रन कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मली अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट बिफोर रनिंग ऑन एनी आईडीई, अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है, उससे पहले ये ड्राई रन कर रहे होते हैं। तो ये अच्छी हैबिट है, आप भी इसको, क्योंकि आप बिगनर हैं, आप इस हैबिट को बनाएं कि कोड को पहले कागज के ऊपर ड्राई रन करके चेक करें, उसके फ्लो को देख लें। तो ये आपको डिबगिंग में भी बहुत सपोर्ट करेगा और इस तरह से आपको इनफैक्ट अपने कोड की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर मैं पाइथन का आपको, पाइथन किस तरह से फ्लो कर रहा होता है तो ये मैं आपको समझा दूं, फिर मैं आपसे ये पूछता भी हूँ। देखिए पाइथन की मैं जब भी बात कर रहा हूँ तो इनफैक्ट पाइथन का इंटरप्रेटर उसका ब्रेन है। आज के बाद से जितने भी लेक्चर होंगे आप ये समझ लीजिएगा कि पाइथन का इंटरप्रेटर का ब्रेन है। अब मैंने अगर पाइथन को ये कहा कि एज इक्वल टू 25, तो इसका मतलब ये है कि एज एक वेरिएबल है। जिस तरह अभी मैंने आपको समझाया ना कि वेरिएबल क्या है, वो डाटा की, जिस डाटा मेरा 25 है किसी मेमोरी में किसी लोकेशन पे मौजूद है, अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एज लिख दिया यहाँ पर। एज मुझे और आपको समझ में आ रहा है, और ये एज एक वैलिड वेरिएबल है। वैलिड क्यों है? क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में कोई नंबर से शो नहीं कर रहा। अगर मैं लिख देता 1AGE तो ये रॉन्ग हो जाता, एरर हो जाता, ये वेरिएबल गलत हो जाता। चलें, पाइथन के इंटरप्रेटर ने देखा सबसे पहले मेरे वेरिएबल के पास 25 है, तो उसने होल्ड कर लिया कि 25 होल्ड किया हुआ है। लेकिन दूसरे लम्हे अब एज की वैल्यू चेंज होकर 30 हो जाती है, तो पाइथन के इंटरप्रेटर ने 25 को 30 में बदल दिया, यानी अब एज की वैल्यू 30 है। दोबारा एज की वैल्यू अगर हम 35 कर रहे हैं, इसका मतलब है पाइथन ने दोबारा, इंटरप्रेटर ने उसके सोचा कि अब एज एक वेरिएबल है जिसने 35 वैल्यू को होल्ड किया हुआ है, तो सबसे लास्ट में जो उसने होल्ड किया हुआ है वही एक्चुअल उसकी वैल्यू है जो उसने होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर आपको अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे कहा था वेरिएबल चेंज होने वाली चीज, आप देखें वेरिएबल एज है, एज 25 भी थी, 30 भी थी, 35 भी थी, लेकिन एज चेंज नहीं हुआ, उसकी वैल्यू चेंज हो गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल, एंड चेंज होने वाली चीज। अब देखें, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं प्रिंट एज, इसका मतलब है कि जाओ और कंसोल पे, कंसोल का मतलब होता है आउटपुट, आपकी स्क्रीन, ठीक है, तो कंसोल पे मुझे एज, एजीई एज, अगर मैं एजीई एज लिखता हूं बगैर डबल कोट के, इसका मतलब यह है कि एज की एक्चुअल वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस वक्त क्या प्रिंट होनी चाहिए? एज की वैल्यू 25 प्रिंट होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, या 35 होनी चाहिए। तो आप अगर ड्राई रन करते हैं तो आपको आज ये पता हो जाना चाहिए कि पाइथन की एग्जीक्यूशन हमेशा टॉप टू बॉटम होती है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। एज 25 से अब उसने होल्ड किया हुआ है 35, तो आज अभी इस वक्त इंटरप्रेटर के पास जो वैल्यू होल्ड की हुई है वो है एज की वैल्यू 35। तो जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो वो 35 ही प्रिंट करवाएगा। तो चेक करते हैं, यस, तो इसका आउटपुट 35 है, इट मींस कि 35 इसकी वैल्यू मौजूद है। तो एग्जीक्यूट हो रहा है टॉप टू बॉटम। पाइथन आईडीई, देखिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। देखें, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं उर्दू में, अब मुझे उर्दू लैंग्वेज कहीं लिखनी तो होगी ना। लेट्स सपोज मैं इस रजिस्टर पे आकर मैंने इसको लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए, अगर मैं इस रजिस्टर पर लिख रहा हूं उर्दू लैंग्वेज, अब इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं, मैं लैंग्वेज को डिलीट भी कर सकता हूं, यहां से अपडेट कर सकता हूं। अरे भाई यहाँ पर एरर आ गया, मैं एरर को भी रिमूव कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर कोई चीज को इरेज करके चेंज कर सकता हूँ। मतलब ये हुआ कि मैं इस पेज के ऊपर जो कुछ भी लिख रहा हूँ उर्दू में, मैं उसके साथ जो जो चीजें कर सकता हूँ, इसी को आप अब ले लीजिए किस सिनेरियो में, पाइथन के सिनेरियो में।
अब पाइथन जाहिर सी बात है पेज के ऊपर लिख कर तो मुझे मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए कोई, वो सॉफ्टवेयर जो पाइथन के कोड को लिख दे और उसको एग्जीक्यूट करवा दे। उसके अंदर से जो मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं तो लिखूंगा ना, हवा पे तो नहीं लिख रहा मैं। तो जहां लिखूंगा उस जगह को कहते हैं आईडीई, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यही है आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां मैं पाइथन के एक्चुअल कोड लिखूंगा और वो सारे काम जो मैं कागज के ऊपर लिख कर रहा हूँ वो सारे के सारे मैं इस सॉफ्टवेयर पे कर सकता हूँ। ठीक है, कोड को एडिट कर सकता हूँ, डीबग कर सकता हूँ, कंपाइल कर सकता हूँ, यानी इंटरप्रेटर या कंपाइलर का सारे फंक्शन यूज हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ और भी सारी फंक्शनैलिटीज आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मिलती है। तो देखिए पाइथन उन चंद कुछ नसीब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से है जिनके पास सबसे ज्यादा आईडीई मौजूद है। यानी पाइथन इटसेल्फ आपको कहीं लिखना है तो जब आप पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट एक आईडी आ जाएगी। देखिए अभी मैं टर्म यूज कर रहा हूं आईडी, बाद में इस टर्म को इसके लिए यूज नहीं करेंगे। किसके लिए? ये है इडली। आप देखें यहाँ पर आईडीएलई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ये आईडीई पाइथन के साथ इनबिल्ट है और ये आ जाती है जब आप डाउनलोड करते हैं। लेकिन मैं इस पे कभी भी काम नहीं करता, ना करवाता हूँ। वजह यह है कि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट इनफैक्ट प्रॉपर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करती आईडीई की। ये हाँ एक एडिटर हो सकता है, टेक्स्ट एडिटर हो सकता है। तो अभी आपके पास यहाँ पर ये बात भी आ रही है कि टेक्स्ट एडिटर और आईडीई में क्या फर्क है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। टेक्स्ट एडिटर कम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, सिर्फ टेक्स्ट को एडिट करके दे देता है, यानी उसका स्कोप बहुत नैरो है। जबकि आईडीई कंप्लीट आपको एडिटिंग करके दे रहा है, यानी उसका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो छोटा स्कोप है, आप बिगनर में तो इडली को यूज भी कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े प्रोग्राम के लिए इडली कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, तो इनमें से आप देखें तो आपके पास मैंने कुछ यहाँ पर लाकर रखे हैं वो आईडी जो पाइथन की बेस्ट आईडी है। इनमें से आप देखें तो मुझे जुपिटर नोटबुक, पाइथन का पाइचार्म बहुत पसंद है। पाइचार्म तो इनफैक्ट अगर आप पढ़ें, मैंने पढ़ा कि इस वक्त दुनिया की जो बड़ी जाइंट कंपनीज हैं उनके सॉफ्टवेयर जो पाइथन के हैं वो जो प्लेटफॉर्म यूज कर रही है वो पाइचार्म है। तो इसलिए पाइचार्म को हम एडवांस में जरूर यूज करेंगे। अब देखिए मैं आपको इस स्टेज पर ना तो ये कोई आईडी इस्तेमाल करवाने वाला हूँ, ना तो कोई डाउनलोड करवाऊंगा, ना ही मैं आप लोगों को किसी तरह की इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ। आप जितना आसान कर सकता हूँ मैं इस पाइथन को आपके लिए आसान कर दूंगा, ताकि जब आप इंटरमीडिएट या एडवांस के कोर्स में जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल मौजूद होगा और फिर वहां पर आप पाइचार्म को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर मेरी नजर में बिगनर के लिए बेस्ट जो ऑनलाइन, जहां पर आप सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आप ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर को यूज कर सकते हैं। देखिए अब ये आप सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, फ्री अवेलेबल है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट है। ये सिर्फ पाइथन के लिए नहीं बनाया है, ये आपके पास दुनिया की और भी कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इस पे रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिगनर फ्रेंडली है। ठीक है, बाकी चीजें आप खुद पढ़ें, मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन जीडीपी को पे काम करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से आप इसको सीखें, उसके बाद मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे जाके मैंने onlinegdb.com एंटर कर दिया। जब मैंने ऑनलाइन जीडीबी एंटर किया तो मेरे सामने ये एनवायरनमेंट ओपन हो गई। सबसे पहले तो मुझे जो जो चीजें नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐड नहीं चाहिए, मैंने क्लोज कर दिया। ये एनवायरनमेंट आपके पास जीडीबी की आ गई है। इस एनवायरनमेंट में जो कि मुझे पाइथन पे काम करना है और मैं पाइथन 3 पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे आके चेक करूंगा और पाइथन 3 मुझे मिल जाती है, मैंने एंटर कर दिया। अब देखें ये मेरे पास जो एनवायरनमेंट खुल गई है, इसमें मैं पाइथन के कोड लिखूंगा। आप देखें जीडीबी को यहाँ से आप जाएं और ये यहाँ से आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इसकी थीम को। अभी मेरे पास थीम डार्क है, आप चाहें तो उसको लाइट बना लेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप कर लें। मैं डार्क रख लेता हूँ वापस। अब देखें एडिट मॉड, यहाँ पर आपको जो मॉड है वो आप यहाँ से चेंज करके चेक कर लीजिएगा। फॉन्ट साइज आपको स्मॉल चाहिए तो आप स्मॉल कर लीजिएगा, और अगर मीडियम चाहिए या फिर आपको लार्ज चाहिए, तो चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ मैं कोशिश करूंगा कि फॉन्ट साइज लार्ज ही रखें। ठीक है, यहाँ से फिर आकर आप डन करके बाहर निकल जाए। ये एनवायरनमेंट आपकी है। अब इस एनवायरनमेंट में वेलकम ये सब हमें नहीं चाहिए, हमने कंट्रोल ए प्रेस किया और यहाँ से निकल के हमने एक साफ सुथरी एनवायरनमेंट बना ली। अब इस एनवायरनमेंट में मैं आप लोगों के सामने पहला प्रोग्राम रन करता हूँ, लिखता हूँ। देखें पी आर मैं लिख रहा हूँ और ये नीचे मुझे सपोर्ट मिल रही है, मुझे पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद मैंने ब्रैकेट डाल दी। अच्छा, ये जो मेरे पास प्रिंट आया है, ये प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन का जो कंसोल पे जो कुछ भी आप इसके अंदर लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में, वो कंसोल पे आपको सेम एज इट इज दे देगा। तो अच्छा, ये मैं अगर कहूं कि ये फंक्शन है तो इसकी पहचान ये है कि पाइथन के जितने भी फंक्शन है उनमें ये वाली ब्रैकेट जो मैं बना रहा हूँ, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और ओपन ये जरूर होती है। तो ये पाइथन एक पहचान देता है कि जितने भी फंक्शन है
वो हमेशा ये जो राउंड ब्रैकेट है इसके साथ लिखे जाएंगे। अब देखिए मैंने ये प्रिंट लिख दिया, प्रिंट लिखने के बाद मैं डबल कोटेशन के अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब देखिए हेलो वर्ल्ड ये मेरा पहला प्रोग्राम है, ये मैंने लिख दिया। तो ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट इस वक्त जो है वो IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, पाइथन के कोड लिखे जा रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि इसको एग्जीक्यूट करवाऊं, तो यहाँ देखें F9 बटन प्रेस कर दूं या रन को प्रेस कर देता हूँ। ये नीचे देखें आप, आपके पास ये जो नीचे है आप चाहें तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इसको इतना कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक नॉर्मल आउटपुट की स्क्रीन बन जाए। हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया, ये हमारा पहला प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ आपको खुश होना चाहिए था कि आपने पहला प्रोग्राम रन कर लिया है। तो चलें इस प्रोग्राम के अंदर एक चीज आपको मैं और बता दूं कि ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। ये लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब ये होता है कि प्रिंट के साथ आपने जो कोड डबल कोटेशन के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सेम एज इट इज कंसोल पे यानी आउटपुट पे आपके सामने आ जाएगा। स्ट्रिंग लिटरल के नाम से इसको हम जानते हैं। तो चलें यहाँ पर मैं आप लोगों को इसी इन्वायरमेंट के अंदर ही रहते हुए एक दो चीजें और बता दूं जो आगे चल के काम आ जाएगी। एक तो प्रिंट बता दिया मैंने आपको, और सेकंड ये करता हूं मैं आप लोगों को, मैं कमेंट भी बता देता हूं कमेंट कैसे लिखे जाते हैं। देखिए कमेंट लिखना हर प्रोग्रामिंग में यूज होती है, पाइथन में भी यूज होती है। पाइथन में कैसे कमेंट लिखा जाता है? देखिए कमेंट वो चीज होती है कि जब आप कोड लिख रहे हैं, आज लिख रहे हैं, आप हो सकता है बहुत एक्सपर्ट है, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद भूल जाएंगे। तो एक्सपर्ट ये सजेशन करते हैं कि आप अपने कोड को पे आप अपनी लैंग्वेज में लिख दें कि आपने काम क्या किया है या वो कोड काम क्या करेगा। हो सकता है आपके अलावा कोई दूसरा अगर उस कोड को डीबग कर रहा हो या उसके अंदर कोई चेंजिंग कर रहा हो तो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये इस तरह के तमाम काम के लिए आप कमेंट लिखते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपके पास दो तरह से, अगर आपने एक प्रोजेक्ट लिया तो उसमें लिखा होता है कि अगर आपने कमेंट उसके साथ ऐड किए तो आपको $20 एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आपने विदाउट कमेंट हमें कोड दिया है, सोर्स कोड दिया है, तो आपको $20 कम मिलेंगे। तो अक्सर ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं छोटे प्रोजेक्ट, उसमें ये मेंशन होता है कि कमेंट के साथ और कमेंट के बगैर। तो कमेंट क्या डाले जाते हैं, कैसे होते हैं, तो आप देख लें। कमेंट को आपका पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, उसको पता है ये कोड नहीं है, एक्चुअल कोड नहीं है। तो कैसे इग्नोर करेगा? आसान सा जवाब ये है कि हैश साइन या हैश टैग जो होता है ये आप अगर यूज कर लेंगे स्टार्टिंग में, वो सारी की सारी चीज कमेंट बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिखा आपके पास प्रिंट और हेलो वर्ल्ड, अब मैं यहाँ से शिफ्ट और 3 को प्रेस करता हूं तो मेरे पास ये हैश साइन आ गया। अब मैं लिख देता हूं, ये क्या करेगा? ये करेगा प्रिंट करवा देगा हेलो वर्ल्ड को। ठीक है, अब देखिए ये प्रोग्राम मैं दोबारा अगर इसको रन करता हूं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड ही आउटपुट आएगा। और अगर मैं, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया, और अगर मैं सपोज करें कि इस वाले कोड को जो मैंने लिखा है पाइथन का कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया यहाँ पर, और मैं इस कोड को मल्टीपल टाइम कंट्रोल वी अगेन कंट्रोल वी, मैंने इसलिए किया आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को कमेंट बताना चाह रहा हूँ मल्टी लाइन कमेंट। देखिए मैंने अगर लिखा कोड तो ये 3 टाइम मुझे हेलो वर्ल्ड दे रहा है। अब मैंने अगर इसके स्टार्टिंग पे जाकर मैंने डाल दिया हैश हैश साइन, तो ये फौरन कमेंट बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जहां आपको हैश साइन मिल रहा है, इसने इसको कमेंट कर दिया, और देखिए दो चीजें, 2 लाइन कमेंट बन गई, इंटरप्रेटर ने उसको इग्नोर कर दिया। अब अगर मैंने ये 2 लाइन को मल्टी लाइन बन गया ना, अगर मैं दोनों लाइन को कमेंट बनाता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए मेरे पास सिंगल कोड को मैं 3 दफा लिखता हूं स्टार्टिंग में, और मैं एंडिंग में भी इसको 3 टाइम लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर मैंने 3 टाइम एक कोड मार्क कर दिया है तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। सिंगल लाइन कमेंट आप अगर कोड डालते हैं या आप इसमें डाल दीजिए डबल कोटेशन जो है इसको 3 टाइम डालते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी क्लोजिंग में जो रखा है वही आपको एंडिंग में भी रखना है। 3 टाइम आपने यहाँ डाल दिया तो ये वापस कमेंट बन जाएगा और आपके पास ये दोनों इग्नोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सपोज करें कि यहाँ पर एक स्टार्टिंग में आपने डबल कोटेशन डाला है और एंडिंग में आपने सिंगल कोट डाल दिया है, अब ये एरर है। अब इसका इंटरप्रेटर इसको एरर कंसीडर करेगा। अब देखिए आपके सामने एरर आ गया है। तो ये आपके सामने एक एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं। अगर मैं वापस अपने लेक्चर की तरफ चलूं तो अभी हमने ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर को समझा। अब इसके स्टेप लिखे हुए हैं, ये सारे स्टेप मैंने आपको डायरेक्टली बता दिए हैं, आप चाहे तो इनको यहाँ से पढ़ के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत है इन स्टेप को पढ़ने की। बहुत आसान तरीके से आपने जीडीबी को पे काम करना अभी सीख लिया है, और आपने पहला प्रोग्राम प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी लिखकर एग्जीक्यूट भी करवा लिया है।
और पाइथन कमेंट को भी आपने कर लिया कि पाइथन कमेंट क्या होते हैं। आप चाहें तो आप डिटेल यहाँ से पढ़ भी सकते हैं इनको। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट भी आपने देख लिया और इसको भी आप समझ गए। ठीक है। अब अगर आपने डबल कोटेशन के मार्क यूज नहीं किया और आपने डायरेक्ट एक वेरिएबल का नाम प्रिंट करवा दिया, तो डायरेक्ट आपने एक्स लिखा, लेट्स सपोज कि आप लिखते हैं एक्स, ठीक है, वेरिएबल का नाम, तो अब वो प्रिंट करवाएगा एक्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आएगी। और अगर आपने डबल कोटेशन मार्क के साथ या कोड के साथ आपने लिख दिया एक्स, तो अब जो कुछ भी है यानी एक्स है ना, तो वही एक्स आपके आउटपुट पे आ जाएगा। इसका मतलब, अच्छा चले इस चीज को मैं आप लोगों को समझाने से ज्यादा अच्छा ये है कि एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये जो ऑनलाइन जीडीपी है, कंट्रोल ए करके मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ, लेट सपोज मैं लिख देता हूँ एक्स, एक वेरिएबल नाम रखा और मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू जो है वो मैं 20 रख देता हूँ। और मैं यहाँ आके करवाता हूँ प्रिंट कर दो किसको, एक्स को। और मैं एक करवाता हूँ कि प्रिंट करो इन कोटेशन मार्क डालकर एक्स। अब ये देखें आप यहाँ पर कि आपके सामने दो एक्स आ गए। तो पहले वाला जो प्रिंट होगा ये विदाउट डबल कोटेशन यानी कोड के बगैर लिखा हुआ है, तो ये जो एक्स की एक्चुअल वैल्यू है वो आपके सामने आउटपुट पे देगा, यानी 20 वैल्यू है ना, तो 20 आउटपुट पे आएगा। पहला एक्स चलेगा तो प्रिंट एक्स एक्स 20 आ जाएगा, और दूसरे में जो कि डबल कोटेशन के साथ है तो एक्स लिखा हुआ आ जाएगा। इसको रन करते हैं हम, तो देखें 20 और एक्स मेरे पास आउटपुट आ रहा है। तो चले मुझे यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ। मैं अगर सपोज करें यहाँ लिखता 1x, अब देखिए अगर मैंने 1x लिखा है तो आउटपुट क्या आएगा, एरर। क्यों एरर आएगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम इंटीजर से शुरू कर दिया, गलत वेरिएबल लिख दिया मैंने, एरर आ रहा है। अब सपोज करें कि मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ CLASS क्लास, ठीक है, मैंने लिखा क्लास, तो यहाँ पर फौरन मुझे ये बता रहा है कि क्लास कीवर्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी हद तक अगर याद नहीं भी है कि मैं जो लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे मेंशन कर देगा कीवर्ड है। और अगर मैं इसको गलती से लिख भी देता हूँ और क्लास मैंने रख दिया था और एक्स की जगह पर मैं CL क्लास लिख देता हूँ, एक्स को यहाँ पर भी मैं क्लास लिख देता हूँ, सी लिख रहा हूँ और मुझे नीचे, तो मुझे बड़ी सपोर्ट मिल रही है कोड लिखने में। अब देखिए मैंने चूंकि क्लास एक कीवर्ड है और मैंने इसको वेरिएबल का नाम रख दिया, एरर आ जाएगा। ठीक है, ये एरर आ गया। क्यों एरर आ गया, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड, आप जाके चेक कर लीजिए। अभी मैं इसको चेंज करने के लिए CLAS लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने CLAS कर दिया सबको। अब अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, वो चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कीवर्ड को रख रहा हूँ वेरिएबल के तौर पर तो वो एरर आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं, जो कि बिगनर है, सपोज करें मैं लिख देता हूँ, अब चले वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ VAR यानी वेरिएबल का नाम, और उस वेरिएबल का मैंने वैल्यू रख देता हूँ 100। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और आके PR लिखा प्रिंट, मैं डबल कोटेशन डाला और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दी वैल्यू इज, और मैं आकर यहाँ कुछ भी लिख दूं, एक कॉमा आपने लगाना है सिंपली, और कॉमा लगाने के बाद जो वेरिएबल आपने जो VA आपने लिखा एंटर कर दें। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग लिटरल में आपके पास लिखा हुआ है कि दी वैल्यू इज, और फिर इक्वल का साइन, जो कुछ भी आपने इसके अंदर लिखा हुआ है वो सब के सब वैसे ही कॉमा लगाकर आप वेरिएबल लिखेंगे तो वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है 100, तो वो आ जाएगी। तो आउटपुट क्या आ जाएगा कि द वैल्यू इज इक्वल टू 100, ये लिखा हुआ आ गया। अब आप यहाँ पर जाएं, कुछ भी चीजें चेंज करेंगे और आप इस तरह से काम कर सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। तो यहाँ पर फिर हम लेक्चर की तरफ वापस हैं। हमने यहाँ पर देख लिया, इसको भी एग्जीक्यूट करवा लिया हमने। ये कुछ कीवर्ड है हमारे पास, हम इसको भी कीवर्ड नहीं बल्कि ये कुछ कोड है हमारे पास, इन कोड को हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। आप एग्जीक्यूट कर लें, मैंने इसके रिजल्ट आपको कोड अभी जीडीबी पे एग्जीक्यूट करके दिखा दिए। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और उसके बगैर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होती है, वो है डाटा टाइप। पाइथन का डाटा टाइप बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा टाइप है पाइथन का। वो पाइथन के डाटा टाइप हम लेक्चर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम नई कोड को लिखेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। यकीनन आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही होगी, आप प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में।